दरवाज़ा एक अंधे कुएं की तरह खुलता है। कोई रंग नहीं, कोई रोशनी नहीं। दूसरी तरफ बस डरावनी सच्चाई का वादा है। कोई शब्द नहीं, कोई दिशा नहीं, बस एक खुला दरवाज़ा जो हर बार एक ही मतलब रखता है। साथ ही कैदी के पास सवाल है, ये क्या बकवास है? वो मुझसे उस भ्रम की ओर देखता है जो एक पल के लिए आज़ादी जैसा लगता है। वे हमें बाहर जाने दे रहे हैं, वे हमें कभी बाहर नहीं जाने देंगे। स्नान करने का समय हो गया है। स्नान? उसकी आवाज से भावनाएं गायब हो जाती हैं, लेकिन उसमें अब भी जिज्ञासा की हल्की सी लहर बाकी है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं उसे बताती हूं। हमें जल्दी करनी होगी। रुको। क्या? वो मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैं पीछे हट जाती हूं। लेकिन यहां कोई रोशनी नहीं है, हम देख भी नहीं सकते कि हम कहां जा रहे हैं। जल्दी करो। मैं अपनी नजरें जमीन पर टिकाती हूं। मेरी शर्ट का किनारा पकड़ लो। तुम क्या कह रही हो? एक अलार्म दूर कहीं बजने लगता है। एक भिनभिनाहट हर सेकंड पास आती जाती है। कुछ ही पलों में पूरी कोठरी इस चेतावनी से गूंजने लगती है और दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। मैं उसकी शर्ट पकड़ती हूं और उसे अपने साथ अंधेरे में खींच ले जाती हूं। कुछ मत कहना। ले, कुछ भी नहीं, मैं फुसफुसाती हूं। मैं उसकी शर्ट को जोर से पकड़ती हूं और उसे आदेश देती हूं कि वह मेरे पीछे आए। जैसे ही मैं इस मानसिक संस्थान की भूल भुलैया में अपना रास्ता तलाशती हूं। यह एक घर है, परेशान युवाओं के लिए एक केंद्र, टूटी हुई परिवारों के उपेक्षित बच्चों के लिए एक शरण स्थली, मानसिक रूप से अस्थिर लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान। ये एक जेल है। वे हमें कुछ नहीं खिलाते और हमारी आंखें कभी एक दूसरे को नहीं देखती, सिवाय उन दुर्लभ पलों के जब हल्की रोशनी कांच की दरारों से झांकती है, जिन्हें वे खिड़की होने का दावा करते हैं। रातें चीखों और सिसकियों से भरी होती हैं, कराहों और दर्दनाक चीत्कारों से, जबरदस्ती या अपनी ही मर्जी से टूटी हड्डियों और घायल जिस्मों की आवाजों से। मैंने अपने पहले 3 महीने अपनी ही बदबू के साथ बिताए। किसी ने मुझे कभी नहीं बताया कि बाथरूम और नहाने की जगह कहाँ है। किसी ने कभी नहीं बताया कि यह व्यवस्था कैसे काम करती है। कोई तुमसे कभी बात नहीं करता जब तक कि वे बुरी खबर न दे रहे हों। कोई तुम्हें कभी छूता भी नहीं। लड़के और लड़कियां कभी एक दूसरे से नहीं मिलते, कभी नहीं, लेकिन कल ही। यह सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। मेरी आंखें इस कृत्रिम अंधकार में फिर से देखने की कोशिश करने लगती हैं। मेरी उंगलियां खुरदुरे गलियारों में अपना रास्ता टटोलती हैं और साथ ही कैदी एक शब्द भी नहीं बोलता। मुझे उस पर थोड़ा गर्व महसूस होता है। वह मुझसे लगभग 1 फुट लंबा है। उसका शरीर कठोर और मजबूत है, किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो मेरी उम्र के आसपास होगा। दुनिया ने अभी तक उसे नहीं तोड़ा है। अज्ञानता में कितनी स्वतंत्रता है। क्या? मैं उसकी शर्ट को थोड़ा और जोर से खींचती हूं ताकि वह कुछ न बोले। हम अभी तक गलियारों से बाहर नहीं निकले हैं। मुझे इस लड़के की अजीब तरह से परवाह होने लगी है, इस व्यक्ति की जो शायद सिर्फ 2 उंगलियों से मुझे तोड़ सकता है। वह यह नहीं समझता कि उसकी अज्ञानता उसे कितना कमजोर बनाती है। वह यह नहीं जानता कि वे उसे बिना किसी कारण के मार सकते हैं। मैंने तय किया है कि मैं उससे डरूंगी नहीं। मैंने तय किया है कि उसके कार्य बचपने से भरे हैं, न कि सच में खतरनाक। वह मुझे बहुत परिचित लगता है, बहुत ही परिचित, बहुत ही परिचित। मैंने एक बार एक लड़के को जाना था जिसकी आंखें बिल्कुल ऐसी ही नीली थीं, और मेरी यादें मुझे उसे नफरत करने नहीं देंगी। शायद मुझे एक दोस्त चाहिए। 6 और कदम और दीवार खुरदुरी से चिकनी हो जाएगी। फिर हमें दाईं ओर मुड़ना होगा। 2 फीट की खाली जगह पार करनी होगी जब तक हम लकड़ी के दरवाजे तक नहीं पहुंचते, जिसका हैंडल टूटा हुआ है और जिससे कुछ कांटे निकले हुए हैं। 3 धड़कनें यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम अकेले हैं। 1 कदम आगे बढ़ाकर दरवाजे को धीरे से खोलना। एक हल्की चीख
और दरवाजे की दरार चौड़ी हो जाती है जिससे कुछ भी नहीं दिखता, बस वही जो मैंने इस जगह के बारे में कल्पना की है। इधर मैं फुसफुसाती हूँ। मैं उसे शावर की पंक्ति की ओर खींचती हूँ और नाले में फंसे साबुन के टुकड़े खोजने लगती हूँ। मुझे 2 टुकड़े मिलते हैं जिनमें से एक दूसरे से 2 गुना बड़ा है। अपना हाथ खोलो, मैं अंधेरे से कहती हूँ। यह चिपचिपा है, लेकिन इसे गिराना मत। ज्यादा साबुन नहीं बचा है और आज हमारी किस्मत अच्छी थी। वह कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहता और मुझे चिंता होने लगती है। क्या तुम अब भी यहां हो? मुझे यह सोचकर डर लगने लगता है कि कहीं यह कोई चाल तो नहीं, कहीं यही उनकी योजना तो नहीं, कहीं उसे अंधेरे की आड़ में मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा गया। मैंने कभी नहीं जाना कि इस पागलखाने में वे मेरे साथ क्या करने वाले थे। कभी नहीं समझ पाई कि उन्हें लगता था कि बस मुझे कैद कर देना ही काफी होगा, लेकिन मैंने हमेशा सोचा कि वे मुझे मार भी सकते थे। यह हमेशा एक संभव विकल्प जैसा लगता था। मैं यह नहीं कह सकती कि मैं इसकी हकदार नहीं हूं, लेकिन मैं यहां किसी ऐसी चीज के लिए बंद हूं जो मैंने जानबूझकर नहीं की थी, और किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह एक हादसा था। मेरे माता पिता ने कभी मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की। मुझे कहीं से भी पानी गिरने की आवाज नहीं आ रही और मेरा दिल एक पल के लिए रुक जाता है। यह खास कमरा अक्सर खाली ही रहता है, लेकिन यहां आमतौर पर कोई ना कोई रहता ही है, भले ही सिर्फ 1 या 2 लोग। मैंने समझ लिया है कि इस पागल खाने के लोग या तो सच में मानसिक रूप से बीमार हैं और शावर तक का रास्ता नहीं खोज सकते, या फिर वे इसे लेकर बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। मैं जोर से निकलती हूं। तुम्हारा नाम क्या है? उसकी आवाज हवा को चीर देती है और मेरी सोच की लय को एक झटके में तोड़ देती है। मैं उसकी सांसों को महसूस कर सकती हूं। वह पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुका है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है और मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन मैं इसे रोक नहीं पा रही। तुम अपना नाम क्यों नहीं बताती? क्या तुम्हारा हाथ खुला है? मैं पूछती हूं। मेरा गला सूख चुका है, आवाज भारी हो गई है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और मुझे डर लगने लगता है कि कहीं मैं सांस न रोक लूं। उसकी उंगलियां मेरे कपड़ों के खुरदुरे कपड़े को छूती हैं। यही एकमात्र पोशाक है जो मेरे पास है और मैं एक सांस छोड़ने में कामयाब होती हूं। जब तक वह मेरी त्वचा को नहीं छूता, जब तक वह मेरी त्वचा को नहीं छूता, जब तक वह मेरी त्वचा को नहीं छूता। यही एक राज लगता है। मेरी पतली टी शर्ट इस इमारत के कठोर पानी में इतनी बार धुल चुकी है कि अब यह मेरी त्वचा पर टाट के बोरे जैसी महसूस होती है। मैं उसके हाथ में साबुन का बड़ा टुकड़ा छोड़ती हूं और धीरे धीरे पीछे हट जाती हूं। मैं तुम्हारे लिए शावर चालू करने जा रही हूं, मैं समझाती हूं, बेहद घबराई हुई कि मेरी आवाज कहीं ज्यादा ऊंची ना हो जाए और कोई और हमें सुन ना ले। मेरे कपड़ों का क्या करूं? उसका शरीर अभी भी मेरे बहुत करीब है। मैं अंधेरे में 1000 बार पलकें झपकाती हूं। तुम्हें उन्हें उतारना होगा। वह कुछ ऐसा हंसता है जो एक मजाकिया सांस की तरह लगता है। नहीं, मुझे पता है। मेरा मतलब है कि जब मैं नहाऊं तो उन्हें कहां रखूं? कोशिश करो कि वे गीले ना हो। वह गहरी सांस लेता है। हमारे पास कितना समय है? 2 मिनट। हे भगवान, तुमने कुछ कह। मैं उसका शावर उसी समय चालू करती हूं जब मैं अपना चालू करती हूं, और उसकी शिकायतें मुश्किल से काम कर रहे नलकों की टूटती धारा के नीचे डूब जाती हैं। मेरी हरकतें यांत्रिक हैं। मैंने यह इतनी बार किया है कि शरीर और बाल धोने के लिए साबुन के सबसे कुशल तरीकों को याद कर लिया है। यहां कोई तौलिया नहीं है, इसलिए चाल यह है कि शरीर के किसी भी हिस्से को बहुत अधिक पानी से गीला ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी ठीक से सूख नहीं पाएंगे और अगले हफ्ते निमोनिया से लगभग मरने की स्थिति में रहेंगे। मुझे पता है।
ठीक 90 सेकंड में मैंने अपने बालों को निचोड़ा और अपने फटे पुराने कपड़ों को फिर से पहन लेती हूँ। मेरे टेनिस शूज ही एकमात्र चीज़ है जो अभी भी अच्छी स्थिति में है। हम यहाँ ज़्यादा घूमते नहीं हैं। सेलमेट तुरंत ही मेरे नक्शे कदम पर चलता है। मुझे खुशी है कि वह जल्दी सीखता है। मेरी शर्ट का किनारा पकड़ो, मैं उसे निर्देश देती हूँ। हमें जल्दी करनी होगी। उसकी उंगलियां मेरी पीठ के निचले हिस्से को धीरे से छूती हैं और मुझे तीव्रता को रोकने के लिए अपने होंठ काटने पड़ते हैं। मैं लगभग ठिठक जाती हूँ। कोई भी कभी मेरे शरीर के करीब अपने हाथ नहीं रखता। मुझे जल्दी से आगे बढ़ना पड़ता है ताकि उसकी उंगलियां पीछे हट जाएं। वह पकड़ने के लिए लड़खड़ाता है। जब हम आखिरकार 4 दीवारों के इस जानी पहचानी क्लॉस्ट्रोफोबिया में कैद हो जाते हैं, सेलमेट मुझे घूरना बंद नहीं करता। मैं खुद को कोने में समेट लेती हूँ। अब भी उसके पास मेरी बिस्तर, मेरी कंबल, मेरा तकिया है। मैं उसकी अज्ञानता को माफ कर देती हूँ, पर शायद दोस्ती के लिए अभी बहुत जल्दी है। शायद मैंने उसकी मदद करने में बहुत जल्दी कर दी। शायद वह सच में यहाँ सिर्फ मुझे तकलीफ देने आया है। लेकिन अगर मैं गर्म नहीं रही तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। मेरे बाल अब भी बहुत गीले हैं और वह कंबल जिसमें मैं उन्हें लपेटती हूँ अब भी कमरे के उस कोने में पड़ा है। शायद मैं अब भी उससे डरती हूँ। मैं बहुत तेजी से सांस लेती हूँ और दिन की मध्यम रोशनी में अचानक बहुत तेजी से ऊपर देखती हूँ। सेलमेट ने मेरे कंधों पर 2 कंबल डाल दिए हैं, एक मेरा, एक उसका। मुझे माफ करना, मैं बहुत बड़ा कमीना हूं, वह दीवार से फुसफुसाता है। वह मुझे छूता नहीं और मुझे खुशी भी होती है, निराशा भी। काश वह मुझे छूता, पर उसे नहीं छूना चाहिए। कोई भी मुझे नहीं छूना चाहिए। मैं एडम हूं, वह धीरे से कहता है। वह मुझसे दूर हट जाता है जब तक कि कमरा पूरी तरह खाली नहीं लगने लगता। फिर एक हाथ से मेरा बिस्तर मेरी तरफ सरका देता है। एडम, कितना खूबसूरत नाम है। सेलमेट का खूबसूरत नाम है। यह नाम मुझे हमेशा से पसंद था, पर मैं याद नहीं कर पा रही क्यों। मैं बिना देर किए अपने पतले जर्जर गद्दे पर चढ़ जाती हूँ। मैं इतनी थकी हूँ कि मुझे उन धातु की कुंडियों का दर्द भी महसूस नहीं होता जो मेरी त्वचा भेदने की कोशिश कर रही हैं। मैं 24 घंटे से ज्यादा से सोई नहीं हूं। एडम एक अच्छा नाम है। यही आखिरी ख्याल है जो मेरे दिमाग में आता है इससे पहले कि थकावट मेरा शरीर जकड़ ले। मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। दहशत मेरी पलकें झटके से खोल देती है। मेरा शरीर ठंडे पसीने से तरबतर है। मेरा दिमाग अब भी बीते दर्द की लहरों में डूब रहा है। मेरी आंखें अंधेरे में खुलते काले घेरे पर ठहर जाती हैं। मुझे पता नहीं कि मैं कितनी देर तक सोई। मुझे पता नहीं कि मेरे सपनों ने मेरे सेलमेट को डराया या नहीं। कई बार मैं जोर से चिल्ला उठती हूँ, एडम मुझे घूर रहा है। मैं तेजी से सांस ले रही हूँ और किसी तरह खुद को सीधा करती हूँ। मैं कंबल अपने शरीर से और कसकर लपेट लेती हूँ, पर तभी महसूस करती हूँ कि मैंने उसका इकलौता कंबल खुद के लिए खींच लिया है। मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया कि वह भी मेरी ही तरह ठंड से कांप रहा होगा। मैं अब भी कांप रही हूँ, मगर उसका शरीर बिल्कुल स्थिर है। उसकी परछाई अंधेरे के खिलाफ एक मजबूत आकृति की तरह खड़ी है। मुझे नहीं पता क्या कहूँ। कहने को कुछ भी नहीं है। इस जगह में चीखें कभी बंद नहीं होती, है ना? चीखें तो सिर्फ शुरुआत है। नहीं, मैं लगभग बिना आवाज के कहती हूँ। मेरे चेहरे पर हल्की लाली दौड़ जाती है और मैं खुश हूं कि अंधेरा उसे छिपा रहा है। उसे जरूर मेरी चीखें सुनाई दी होंगी। कभी कभी मैं चाहती हूं कि मुझे सोना ही ना पड़े। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैं एकदम स्थिर रहूं, अगर मैं बिल्कुल भी ना हिलूं, तो सब कुछ बदल सकता है। मुझे लगता है कि अगर मैं खुद को बर्फ की तरह जमे रखूं, तो मैं अपने दर्द को भी जमा सकती हूँ। कई बार मैं घंटों तक नहीं हिलती, 1 इंच भी नहीं। अगर समय ठहर जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम ठीक हो? एडम की आवाज में चिंता है। मैं
मैं उसकी मुट्ठियों में दबे हाथों, उसकी त्योरी में छिपे तनाव, उसके जबड़े की जकड़न को देखती हूँ। यही इंसान जिसने मेरा बिस्तर और कंबल छीने थे, आज अपना कंबल मेरे लिए छोड़ चुका है। कुछ घंटे पहले तक इतना आकड़ू और लापरवाह, अब इतना शांत और सतर्क। ये जगह उसे इतनी जल्दी तोड़ सकती है, ये सोचकर डर लगता है। न जाने उसने क्या सुना जब मैं सो रही थी। काश मैं उसे इस भयानक दुनिया से बचा पाती। कुछ टूटने की आवाज आती है, दूर से एक कराहती चीख गूंजती है। यह कमरा ठोस कंक्रीट में दबा है, जिसकी दीवारें इतनी मोटी हैं कि आवाजें ज्यादा दूर तक नहीं जाती। अगर मैं उसकी तकलीफ महसूस कर सकती हूं तो वह असीमित होगी। हर रात ऐसी आवाजें होती हैं जो मुझे सुनाई नहीं देती। हर रात मैं सोचती हूं, क्या अगली बारी मेरी है? तुम पागल नहीं हो। मेरी आंखें झटके से ऊपर उठती हैं। उसका सिर एक तरफ झुका है, आंखें गहरी और साफ इस अंधेरे में भी दमक रही हैं। वह एक गहरी सांस लेता है। मैंने सोचा था कि यहां सब पागल हैं, वह कहता है। मैंने सोचा था कि उन्होंने मुझे किसी सनकी के साथ बंद कर दिया है। मैं तेजी से सांस खींचती हूं। मजेदार बात है, मैंने भी यही सोचा था। 1-2-3 सेकंड बीत जाते हैं। वह इतना चौड़ा, इतना सच्चा, इतना खुशमिजाज मुस्कुराता है कि यह मुस्कान मेरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ जाती है। कुछ गर्म आंसू मेरी आंखों में चुभने लगते हैं। मेरे घुटने अचानक कमजोर पड़ जाते हैं। 265 दिनों से मैंने किसी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। एडम अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। मैं उसे उसका कंबल देने के लिए हाथ बढ़ाती हूँ। वह उसे सिर्फ इसलिए लेता है ताकि उसे और जोर से मेरे चारों ओर लपेट सके। अचानक मेरी छाती में कुछ कसने लगता है। मेरे फेफड़े जैसे सुइयों से छेड़े गए हों, जैसे किसी ने उन्हें रस्सियों से बांध दिया हो। मैंने अभी अभी निर्णय लिया है कि अब मैं हमेशा के लिए हिलूंगी नहीं जब वह बोल पड़ता है। क्या हुआ? जब मैं रेंगने लायक उम्र की हुई, मेरे माता पिता ने मुझे छूना बंद कर दिया। शिक्षकों ने मुझे अकेले बैठाया ताकि मैं बाकी बच्चों को चोट न पहुंचा दूं। मैंने कभी दोस्त नहीं बनाया। मैंने कभी मां की गोद का सुकून महसूस नहीं किया। मैंने कभी पिता के स्नेह भरे चुंबन को महसूस नहीं किया। मैं पागल नहीं हूं, कुछ नहीं। 5 और सेकंड बीत जाते हैं। क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूं? नहीं, यह बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं फिर से दीवार की तरफ देखने लगती हूं। वह अपना जबड़ा भींचता और खोलता है। वह अपने बालों में उंगलियां फिराता है। तभी मुझे पहली बार एहसास होता है कि वह बिना शर्ट के खड़ा है। कमरे में इतना अंधेरा है कि मैं बस उसकी आकृति और छायाएं ही देख पा रही हूं। चांद की रोशनी के लिए बस एक छोटा सा रास्ता है जिससे हल्की रोशनी अंदर आ रही है, लेकिन मैं देख सकती हूं कि उसके हाथों की मांसपेशियां हर हरकत के साथ कस रही हैं। अचानक मेरे शरीर में आग लग जाती है। ज्वालाएं मेरी त्वचा को छाट रही हैं। मेरे पेट के अंदर गर्मी की लपटें दौड़ रही हैं। उसका हर इंच ताकत से भरा हुआ है। हर सतह जैसे अंधेरे में भी चमक रही हो। 17 सालों में मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। 17 सालों में मैंने कभी अपने हमउम्र किसी लड़के से बात नहीं की, क्योंकि मैं एक राक्षस हूं। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूं, इतनी जोर से कि जैसे उन्हें सी लिया हो। मुझे बिस्तर की चरमराहट सुनाई देती है। स्प्रिंग्स की कराह महसूस होती है जब वह बैठता है। मैं अपनी आंखों की सिलाई खोलती हूं और फर्श को देखने लगती हूं। तुम्हें ठंड लग रही होगी। नहीं, एक गहरी सांस। मुझे तो जलन हो रही है। मैं इतनी तेजी से खड़ी हो जाती हूं कि कंबल फर्श पर गिर पड़ता है। क्या तुम बीमार हो? मेरी आंखें उसके चेहरे को सतर्कता से स्कैन करती हैं, यह देखने के लिए कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है। लेकिन मैं उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? क्या तुम्हारे जोड़ों में दर्द हो रहा है? मैं अपने ही लक्षण याद करने की कोशिश करती हूँ। 1 हफ्ते तक मेरा शरीर मुझे बिस्तर से बांध कर रखता था। मैं बस दरवाजे तक रेंग कर गिर सकती थी और अपने खाने में
मुंह के बल गिर पड़ती थी। मुझे आज तक नहीं पता कि मैं कैसे बच गई। तुम्हारा नाम क्या है? वह पहले ही 3 बार यह सवाल पूछ चुका है। शायद तुम बीमार हो। मैं बस इतना ही कह पाती हूँ, मैं बीमार नहीं हूं, मुझे बस गर्मी लग रही है। मैं आमतौर पर कपड़े पहनकर नहीं सोता। मेरे पेट में तितलियां आग पकड़ लेती हैं। एक अजीब सी शर्मिंदगी मेरी त्वचा को झुलसा रही है। मुझे नहीं पता कहां देखना चाहिए। एक गहरी सांस। मैं कल बहुत बुरा था। मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया और मुझे खेद है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं हिम्मत करके उसकी आंखों में देखती हूं। उसकी आंखें बिल्कुल सही कोबाल्ट नीले रंग की हैं, नीले जैसे कोई ताजा पड़ा हुआ नीला निशान, साफ, गहरे और ठहरे हुए। उसका जबड़ा कसकर बंद है और उसकी शक्ल सूरत एक सटीक भाव में ढली हुई है। वह पूरी रात इस बारे में सोचता रहा है। ठीक है, तो तुम मुझे अपना नाम क्यों नहीं बताती? वह आगे झुकता है और मैं जम जाती हूं, फिर धीरे धीरे पिघलने लगती हूं। जूलियट, मैं फुसफुसाती हूं। मेरा नाम जूलियट है। उसके होठों पर एक मुस्कान उभरती है जो मेरी रीढ़ की हड्डी को टुकड़ों में तोड़ देती है। वह मेरा नाम दोहराता है जैसे यह शब्द उसे मनोरंजक लगता हो, जैसे यह उसे हंसाता हो, खुश करता हो। 17 सालों में किसी ने भी मेरा नाम इस तरह नहीं कहा।